गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा जो फोर्थ चैप्टर है मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वो हमारा चल रहा है और इसमें 3 मेथड्स आपको बताए गए थे जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो प्रोसेस है वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हुए कौन कौन सी प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसमें पहला प्रिकॉशन तो है कि ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होती है आपको बता दिया गया है कि एक ही चीज़ की दो बार वैल्यू को 2 बार ऐड करना या एक 2 बार से ज़्यादा बार ऐड करना, डबल काउंटिंग, जिसकी वजह से जो एक्चुअल साइज़ ऑफ नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है। उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी ऊपर किए गए खर्चे को ही अकाउंट करना है। तो फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। Okay, expenditure on intermediate goods and services referring to intermediate consumption must be avoided. The first precaution is. Second is expenditure on second hand goods is not to be included. Okay, तो जैसा प्रोडक्ट मेथड में भी यही था, वैल्यूएटेड मेथड में, कि सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं एनआई में, तो सेकंड हैंड गुड्स की के ऊपर किए जाने वाले खर्चे को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बट हाँ, इनकम मेथड में हमने देखा था कि सेकंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करने के लिए जो ब्रोकरेज होता है, जो मीडिएटरशिप होती है, उसके में जो कमीशन वगैरह दिया जाता है वो कमीशन ज़रूर हम इंक्लूड करेंगे, बट उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे और ना ही उस पर किए गए खर्चे को इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। ओके, बिकॉज सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर किया गया खर्चे का जो अकाउंट है वो उसके प्रोड्यूसिंग ईयर में ही, मैन्युफैक्चरिंग ईयर में ही ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। थर्ड प्रिकॉशन है शेयर्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर किया गया जो खर्चा है वो भी एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है, बिकॉज ये केवल पेपर क्लेम होते हैं और शेयर्स एंड बॉन्ड्स, जो कंपनी के शेयर्स एंड बॉन्ड्स हैं, वो किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं इकोनॉमी में। दैट्स वाई एक्सपेंडिचर दैट इज अकर्ड ड्यू टू परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। फोर्थ है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट। जो ट्रांसफ़र पेमेंट है जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एनी टाइप ऑफ एड और डोनेशन, ये ऑल टाइप ऑफ पेमेंट जो हैं ट्रांसफ़र पेमेंट कहलाते हैं। इनको भी इन पेमेंट्स के ऊपर किए गए खर्चे को, एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर मेथड में कंपोनेंट मानते हुए इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड द लास्ट इज इम्प्यूटेड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड मीन्स एस्टिमेटेड, अनुमानित जो वैल्यू है किसकी, ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के लिए जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू है उस वैल्यू को हम एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते वक्त इंक्लूड करेंगे। तो ये 5 प्रिकॉशन जो हैं आपको फॉलो करनी है जब आप एक्सपेंडिचर मेथड आप यूज़ कर रहे हों नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। उसके बाद ये 2 सॉल्व्ड एग्जांपल हैं, इनको हमने लाइव क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो सेल करते हैं, उस सेल से होने वाली इनकम को हम NFIA नहीं मानते हैं। क्यों? तो उसका जो ये सेकंड रीज़न है, ये है मेन रीज़न कि एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स रेफर टू रेवेन्यू ऑफ द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। कि जो एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स हैं, निर्यात करने से जो पैसा मिला है वो आउटपुट को बेचने से मिला है, ना कि प्रोडक्शन करने की वजह से। ओके, दीज आर नॉट द रिसिप्ट्स ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड वेजेस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो एक्सपोर्ट रिसिप्ट है वो NFIA क्यों नहीं है, क्योंकि NFIA में हम केवल फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे बोलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर ये है कि एक्सपोर्ट्स आर जस्ट सेल्स यील्डिंग रेवेन्यू नॉट इनकम। तो इनकम तो वो है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर्स के पार्टिसिपेट करने के बदले में जो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, दैट इज़ इनकम। और एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स क्या हैं, वो केवल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट जो है वो सेल की वजह से क्रिएट होते हैं और इनकम जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर्स के पार्टिसिपेट करने की वजह से जनरेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और यहाँ पर ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को, जैसा कि मैंने लाइव क्लास में भी आपको सजेस्ट किया था कि आपको इसी तरह का एक फ्लो चार्ट थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में आपको एक बनाकर शीट के रूप में अपने स्टडी रूम में अपनी टेबल के पास आपको
चस्पा कर लेना चाहिए, पेस्ट कर लेना चाहिए, उसको चिपका लेना चाहिए, ताकि आप रूटीन में आप इस प्रोसेस को प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड का क्या प्रोसेस है उसको आप बार बार देखते रहें, ताकि वो आपको एग्जैक्टली याद हो जाए। बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पुटअप होता है तो भी यही प्रोसेस आपको डिटेल में लिखना है, और इनकेस अगर न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए तो भी आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस प्रोसेस का आपको टिप्स पे याद होना मस्ट है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ डज एंड डोंट्स में कुछ पॉइंट्स थे कि एनआई कैलकुलेट करते वक्त किन किन चीज़ों को हमने एज अ कंपोनेंट इंक्लूड करना है और किन को नहीं करना है। तो पहले हम बात करते हैं किन को इंक्लूड नहीं करना है। तो डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जो गिफ्ट्स हैं अब्रॉड से मिलते हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता जो दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा अनएम्प्लॉयड लोगों को, ओके, पॉपुलर स्कीम के तहत, पॉपुलिज्म स्कीम के तहत, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल हेल्प जो है, जो सुनामी विक्टिम्स, सुनामी जो है एक तरह का नेचुरल कैलेमिटी है, तो किसी भी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो वगैरह एक्सप्लोड होते हैं या बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उसके जो विक्टिम्स हैं उनको मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प को भी एनआई में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एड है। परचेज ऑफ वेजिटेबल बाय रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट वाले जो सब्जियां खरीदते हैं तो उस खर्चे को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट गुड है वो सब्जी, रेस्टोरेंट अगर वाले खरीद रहे हैं, लेकिन अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो इंक्लूड होगा। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय फैक्ट्री, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड है ना, दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है फैक्ट्री का वो भी इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद है लेजर टाइम्स एक्टिविटीज़ इन लाइक ग्रोइंग वेजिटेबल्स बाय हाउस होल्ड इन इट्स किचन गार्डन, जो सेल्फ एंटरटेनमेंट या सेल्फ कंजप्शन के लिए जो एक्टिविटीज़ सर्विसेज की जाती हैं उनको एनआई में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये हमने इनकम मेथड में देखा था। और हाउसवाइफ्स की एक्टिविटीज़ भी इसी कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज़, इन सर्विसेज की वैल्यू को एस्टिमेट कर पाना, इनकी वैल्यू का एस्टिमेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। तो दैट्स वाई ये दोनों एक्टिविटीज़ की जो ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं, ये दोनों सर्विसेज जो हैं वो एनआई में इंक्लूड नहीं होंगी। मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम हिज सन वर्किंग अब्रॉड, किसी का कोई बेटा वगैरह जो है बाहर काम कर रहा है, रिमिटेंस जिसको बोलते हैं, वो अगर इंडिया में पैसे भेज रहा है तो उस पैसे को भी एनआई में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेमिटेंस है। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ फ्रेंड ऑन लोन्स ऑफर टू हिम टू परचेज अ मोटरसाइकिल, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उधार पैसा दिया, तो वो पैसा जो है वो भी एनआई में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन पर्पस के लिए वो लोन लिया जाता है तो फिर वो इंक्लूड होगा उसका इंटरेस्ट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, जो प्रॉफिट के 3 पार्ट्स होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों इंक्लूड होंगे इन केस अगर आपने एग्रीगेट प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं किया है तो, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को आपने ध्यान रखना है कि अगर सेपरेटली दिया हुआ है तो आपने उसको अलग से ऐड नहीं करना है, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर चुके हैं तो। ये चीज़ें जो हैं ये तो आपने इंक्लूड नहीं करनी है। उसके बाद आता है कि किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना है। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस, गवर्नमेंट जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विस अवेलेबल कराती है कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को और डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है, और ये सारा खर्चा जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड में एनआई में इंक्लूड होगा। उसके बाद फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है, जैसे एजुकेशन है, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विसेज हैं, अदर स्ट्रीट लाइट वगैरह, इस तरह की सर्विसेज हैं जिसका कोई पैसा नहीं लेती है गवर्नमेंट, तो वो भी गवर्नमेंट के कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ही इंक्लूड होता है और वो एनआई में इंक्लूड होगा। इसके बाद है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये हमने इनकम मेथड में हमने देखा था कि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है उसका एक पार्ट है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए अपनी तरफ से कुछ पैसा जो है वो प्रोविडेंट फंड में या मेडिकल क्लेम में इनमें जमा करवाते हैं, तो वो एनआई का एक पार्ट है। बट अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ग्रॉसली एडेड है तो फिर सेपरेटली इस कंपोनेंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है रेंट रिसीव्ड बाय इंडियंस रेजिडेंट्स ऑन अ बिल्डिंग रेंटेड आउट फॉर फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोई फॉरेन एम्बेसडर जो है काम कर रहे हैं और उनके पास ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, यहाँ पर एम्बेसी है, तो उनका ऑफिस भी होगा। अब ऑफिस उन्होंने किसी इंडियन से जो कि इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस है उससे किराए पे लिया है, तो वो किराया जो है वो एनआई में इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह से प्रॉफिट अर्न बाय अ
बाय ए ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन लंदन। इंडिया का कोई बैंक है जो कि लंदन के अंदर उसकी एक ब्रांच है, वहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करते हुए उस ब्रांच से जितना भी प्रॉफिट अर्न होगा वो इंडिया की एनआई में इंक्लूड होगा। उसके बाद है वेजेस रिसीव्ड बाय इंडियंस एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी, यानी कि फॉरेन एम्बेसीज में जो इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं वो इनकम जनरेट करके इंडिया लेकर आते हैं फैक्टर इनकम के तौर पर, तो वो भी इनकम इंडिया की एनआई में इंक्लूड की जाएगी। सैलरी टू फॉरेन टेक्निकल स्पेशलिस्ट, अगर आप अब्रॉड से कोई इंजीनियर या कोई टेक्निकल स्पेशलिस्ट बुलवाते हैं अपनी किसी मशीन या प्लांट को की सर्विस वगैरह के लिए, तो यहाँ से जो वो पैसा कमा के लेके जाएगा उस पैसे को डिडक्ट किया जाएगा इंडिया NFIA में से। NFIA का एक पार्ट है ये कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया से जो फैक्ट्री इनकम जनरेट करते हैं और इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से फैक्ट्री इनकम जनरेट करते हैं उसका डिफरेंस। और लास्ट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन फाइनेंशियल फर्म। अगर कोई इंडियन जो है किसी फॉरेन फाइनेंशियल फर्म के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उस फॉरेन फाइनेंशियल फर्म से मिलने वाले प्रॉफिट का जो एक पार्ट होता है डिविडेंड, वो डिविडेंड इंडिया की एनआई में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये आइटम्स जो हैं ये इंक्लूडिंग आइटम्स हैं और ये आइटम्स ऊपर वाले हैं ये आपके नॉन इंक्लूडिंग हैं। ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और इनको याद रखने का पर्पज़ है कि जब आप न्यूमेरिकल अप्रोच करेंगे अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस जो हैं इसमें मैंने आपको जो लाइव क्लास के अंदर मैंने आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताए थे उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। और इसके बाद जो CBSE क्वेश्चन तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं उनको आपने केवल सॉल्व करके देखना है, नोटबुक में एज अ होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा जो नेशनल इनकम का जो कंटेंट है चैप्टर है 3rd and 4th स्पेशली ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो टर्म 2 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है चैप्टर नंबर 7, 8 and 9 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ये तीनों चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे भी ट्यूसडे से जैसा कि कोरोना गाइडलाइन आ चुकी है गवर्नमेंट की, 10th to 12th स्कूल ओपन हो रहे हैं, स्टूडेंट्स अब ऑफलाइन पढ़ेंगे एंड दैट इज़ बेटर अकॉर्डिंग टू मी। तो ये तीनों चैप्टर्स अब हमारे लिए रह गए हैं टर्म 2 के लिए और ये तीनों चैप्टर जो है वो इंटर रिलेटेड हैं। तो जैसा कि मैंने लाइव क्लास में भी सजेस्ट किया था कि आपको अब कोई भी क्लास जो है वो मिस नहीं करनी है, एब्सेंट नहीं रहना है, क्योंकि इनमें से अगर आप कुछ क्लासेस मिस करते हैं तो आपको बाकी के दोनों चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, सी यू।